नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि ओपन मैट XLIV यानी कि सबसे लास्ट में जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का नाम आपको पता ही है, ओपन मैट XLIV है ये, ठीक है। और उसके बाद ये दिसंबर 2018 में हुआ था और सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स। और टोटल ड्यूरेशन जो यहाँ पे एग्जाम के लिए दी जाती है वो 180 मिनट्स दी जाती है और टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और किसी भी तरह के PPT PDF या फिर क्वेश्चन पेपर के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9990076572 पर ले सकते हैं। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 81 हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 21। किसी भी 8 नंबर का एवरेज जो है 21 है। इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8 द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर इज। अगर हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया एवरेज होगा नए सेट का वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज ऑफ 8 नंबर x इजकल टू 21। कोई भी एक x सीरीज़ है जो कि 8 नंबरों की सीरीज़ है, उसका जो एवरेज है वो 21 है। इफ़ ईच ऑफ द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 8, अगर हर एक नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स, जो नए सेट का जो एवरेज होगा वो 8x हो जाएगा, यानी 8 मल्टीप्लाई x। एंड इसी को अगर हम x की जगह पे 20 रखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 21 हो जाए। इसी को अगर हम 21 रखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा 168, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज। 100 तक के ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होगा। तो एन एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100 विल गिवन बाय। हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो है 1 + 3 + 5 इस तरह से 99 लास्ट में आएगा और इसको डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो टोटल नंबर्स हैं वो 50 हैं, क्योंकि टोटल नंबर्स जो है 100 है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स को देखें तो यहाँ पे 50 ऑड नंबर्स होंगे। तो ऊपर के जो है यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स 50 का स्क्वायर अपॉन में 50, यानी आंसर मिलेगा हमें 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज 120 रुपीज़। किसी भी एक व्यक्ति के पहले 5 महीनों का एवरेज एक्सपेंडिचर 120 रुपीज़ है। एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स इट इज़ रुपीज़ 130, और अगले 7 महीनों के लिए ये एवरेज है 130। इफ़ ही सेव्स 290 रुपीज़ इन दैट ईयर हिज मंथली एवरेज इनकम इज़। अगर वो उस पूरे साल में 290 रुपये बचा भी लेता है तो बताओ उसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो यहाँ पे टोटल इनकम कैसे निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल सेविंग जोड़ दें तो यहाँ पे हमें टोटल इनकम मिल जाएगी। जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमें बता रखा है कि 5 महीनों के लिए 120 रुपये और 7 महीनों के लिए 130 रुपये, और इसमें जो है हम 290 रुपये जो बचाए थे यानी सेविंग जो थी उसकी वो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें रुपीज़ मिल गया 1800। तो 1800 रुपीज़ जो हमें निकला है वो टोटल इनकम है। अब अगर हमें निकालने होंगे एवरेज मंथली इनकम तो हमें टोटल ईयरली इनकम को 12 से डिवाइड करना होगा, तभी हमें मंथली मिल जाएगी। इसी के साथ अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 150 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आगे की वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 84 इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज़ हुज एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ। जिनके एवरेज एज जो है वो 2 महीने से कम है। When one boy aged 18 years is replaced by a new boy, अगर एक ऐसा बच्चा है जिसकी 18 ईयर्स की एज है और उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी नए बच्चे से, द एज ऑफ द न्यू बॉय इज, उस नए बच्चे की एज कितनी होगी।
तो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। इन इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज हुज एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 2 months when one boy aged 18 year is replaced by a new boy। अगर एक 18 साल के बच्चे को बदलकर एक नए बच्चे को लेके आते हैं तो उन 20 बच्चों का जो एवरेज एज है वो 2 महीने से घट जाता है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है द एज ऑफ द न्यू बॉय इज, नए बच्चे की एज कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारा निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिक्रीज कितना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 × 2 months हुआ है, 20 बच्चे हैं और हर एक बच्चे का जो है 2 महीने से कम हुआ है, यानी कि 3 साल 4 महीना टोटल जो है डिक्रीज यहाँ पे हुआ है, देखने को मिला है। आगे बात करते हैं एज ऑफ अ न्यू बॉय, नए बच्चे की एज कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे 18 साल का बच्चा गया है माइनस 3 साल और 4 महीने, इससे जो है हमें जो है टोटल डिक्रीज मिला था, तो ये टोटल डिक्रीज हमने कर दिया। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 14 ईयर्स एंड 8 months। तो इस तरह से हम नए बच्चे की एज पता कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। लक्ष्मण हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति है जो कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस 45 मिनट में कवर करना है। इफ़ ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 टाइम, अगर वो इसका आधा डिस्टेंस जो है 2/3 टाइम में कवर कर लेता है, व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम। तो बचे हुए टाइम में बचे हुए डिस्टेंस को कवर करने में कितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए। तो टाइम कितना बचा है उसको हमें निकालने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम लेफ्ट अगर हमें निकालना है तो हमें जो है बताया गया है कि 1/3 टाइम उसने यूज़ कर लिया है ना। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पे टाइम लेफ्ट निकालना है तो हमें यहाँ पे पता है कि 2/3 टाइम जो है उसने यूज़ कर लिया है 1/2 डिस्टेंस को कवर करने में। तो यहाँ पे 1/3 हमें बचा होगा। अब 1/3 किसका बचा होगा, 45 मिनट्स का। बट क्योंकि हमें आवर में निकालनी है स्पीड, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 45 डिवाइड बाई 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 60 का 1/3 हम निकालेंगे तो 1/4 आर आ जाएगा, जो कि ये वो टाइम है जो कि उसके पास बचा हुआ है रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में। अब डिस्टेंस कितना बचा हुआ है यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि उसने अगर 1/2 कवर कर लिया है, यानी कि 6 का 1/2 हो जाएगा 3 उसने कवर कर लिया है, तो रिमेनिंग कितना होगा 3। एंड अगर इसके आगे देखें कि स्पीड रिक्वायर्ड, कितनी स्पीड इसको ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 3 किलोमीटर है और टाइम है हमारे पास 1/4 आवर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के हमें स्पीड का पता चल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ए स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज। यहाँ पे स्पीड के बता रखी है कि स्पीड जो 30.6 किलोमीटर पर आवर है वो किसके बराबर है, दिए गए ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक की पॉइंट्स नीचे देखना होगा, जो सबसे नीचे हमें दिया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर। इज दैट करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे 1 आवर इजकल टू 3600 सेकेंड। 1 घंटे को हमने सेकंड में कन्वर्ट करा और 1 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करा। अब उससे होगा ये कि अगर हमें जब कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे हमें किलोमीटर को मीटर और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको क्या है, हमें मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5 एंड देन डिवाइड इट बाय 18। जब हम 1000 और 3600 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 और डिवाइडेड बाय 18, तो जिससे हमें कन्वर्ट करने में ईजी हो जाएगा। क्या, किलोमीटर पर आवर को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो जो कि हमारा आंसर निकला है 8.5 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको बता रखा है द रेशो बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए और बी के वॉकिंग का जो रेशो है वो रेशो है 2 और 3 का। इफ़ द टाइम टेकन बाय बी टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज 36 मिनट। बी को एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में 36 मिनट्स लगते हैं। द टाइम टेकन बाय ए टू कवर दैट मच डिस्टेंस इज। तो ए को वही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसके रेशो को बहुत ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशो है स्पीड का 2:3। लेट द स्पीड ऑफ ए इजकल टू 2x और हैंस द स्पीड ऑफ बी इजकल टू 3x। तो उसके रेशो से हमने इसका स्पीड निकाल लिया 2x और 3x किलोमीटर पर आवर।
आगे बढ़ते हैं, बी टेक्स 36 मिनट टू कवर सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस को कवर करने में 36 मिनट लगते हैं बी को। हैंस द डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड होता है। टाइम यहाँ पे 36 मिनट है और स्पीड यहाँ पे हमें पता है बी की 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा 108x। इसी तरह से हम अगर ए के लिए बात करें तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमें डिस्टेंस का पता है क्योंकि डिस्टेंस दोनों के केस में सेम था। स्पीड का पता है क्योंकि स्पीड हमें रेशो में दे रखी है, जो एक्स लगा के हमें स्पीड पता चल जाएगा। तो हमें ए का टाइम निकालना है, तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 108x डिवाइडेड बाई 2x, एक्स एक्स कटने के बाद 108 और 2 भी कट जाएगा, आंसर आएगा 54। तो यहाँ पे 54 मिनट जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, वो ही है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 88। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सॉल्यूशन हमें समझ आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताना ना भूलें कि हमारे ये मेहनत किस तरह से आपको हेल्प कर पा रही है। अगर हेल्प नहीं कर पा रही तो किसी भी तरह की फीडबैक या सजेशन आप हमें यहाँ पे दे सकते हैं कमेंट में जाके, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी जाके दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखने को मिल चुका है, तो वहाँ पे जाके आप जो है हमें सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड while its breadth is halved when it what is the percentage change in area। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ डबल कर दी जाए और उसकी ब्रेथ हाफ कर दी जाए, तो बताओ टोटल कितना परसेंटेज का चेंज आएगा उसके एरिया में। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी रेक्टेंगल की लेंथ जो है डबल कर दी गई है और उसकी ब्रेथ हाफ कर दी गई है, तो पूछा गया है कि उस रेक्टेंगल के एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका ये है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसके दो तरीके हैं, दो मेथड है इसके। पहले मेथड जो है आपको देखने को मिल रहा है लाइन से पहले, लाइन के बाद सेकंड मेथड है। पहले मेथड में क्या है, किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर लो, लेट कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2, मैंने 2 यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कर लिया है यूज़, और ब्रेथ की जगह पे हमने यूज़ कर लिया है 4 सेंटीमीटर। अब जब एरिया हमें निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि 2 इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ये पुराना वाला एरिया निकल गया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, यानी 2 थी और 2 का डबल 4 हो जाएगी। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो है हाफ हो जाएगी, यानी कि पहले 4 थी, अब उसका आधा हो जाएगी 2। अब अगर इसका नया एरिया निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, जो कि 8 सेंटीमीटर है और पुराने वाले के सेम है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी नो चेंज। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो यहाँ पे एक्स और वाई पुट करके भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ का मान लेते हैं एक्स और ब्रेथ को मान लेते हैं वाई, और साथ ही में हम अगर यहाँ पे एरिया की बात करें तो एरिया निकल जाएगा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, लेंथ की जगह पे हमने x माना और ब्रेथ की जगह पे हमने y माना। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे लेंथ जो है डबल होनी है, यानी 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रेथ जो है आपका हाफ होने, यानी y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 2, यानी कि दोबारा से एक्स वाई आ जाएगा, जो कि पहले वाले के सेम है। अब यहाँ पे सेम है तो भैया यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, नो चेंज। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 से आपको देखने को मिलता है। जिस भी मेथड से आपको सही समझ आता है तो उसी मेथड से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका मेथड नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आंसर देखा जाएगा कि कौन सा आंसर आपने ठीक लगाया है या फिर नहीं लगाया है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो अटैम्प्ट सारे करने हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमें जो है आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको समझ आ रही तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 89। The cost of carpeting a room 15 meters long with a carpet 75 centimeter wide at 30 पैसे per meter is ₹36। यहाँ पे बोला गया है एक कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 50 मीटर लॉन्ग विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड एट 30 पैसे पर मीटर। तो यहाँ पे बोला गया है किसी रूम है, एक रूम है जिसकी लंबाई जो है 15 मीटर है और एक कारपेट से उसको कवर करना है, और उसको कॉस्ट जो है हमें निकालनी है। उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे जो है 30 पैसे पर मीटर के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 36 रुपीज़ जो है यहाँ पे कॉस्ट आ रही है। द ब्रेथ ऑफ द रूम इज, तो रूम की ब्रेथ कितनी होगी वो यहाँ पे जो है आपको पूछा गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर्स लॉन्ग। यहाँ पे जो रूम के बारे में मेजरमेंट दे रखी है वो 15 मीटर लॉन्ग दे रखी है, यानी लंबाई उसकी दे रखी है 15 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं दे रखी है।
ठीक है। विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड, कारपेट की चौड़ाई दे रखी है 75 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूम की जब मेजरमेंट दी तो मीटर में बात की गई है, और कारपेट के बारे में जब बात की है तो वाइड यानी सेंटीमीटर के बारे में बात यहाँ पे की गई है। ठीक है। उसके बाद 30 पैसे पर मीटर, 30 पैसे पर मीटर के हिसाब से जब कॉस्ट लगाई जा रही है तो 36 की कॉस्ट आ रही है उसकी टोटल। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रेथ बताओ रूम की कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मेजरमेंट की यूनिट थोड़ी सी अलग है तो ध्यान में देना है इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ कारपेट, कारपेट की लेंथ कितनी है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ रही है उसको अगर हम रेट से डिवाइड करें तो यहाँ पे जो है आपको सही तरीके से सही लेंथ जो है कारपेट की पता चल जाएगी। 3600, यहाँ पे मिस प्रिंट है, 3600 को 30 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा कितना, 120 मीटर। 120 मीटर जो है कारपेट की लंबाई निकल गई है, चौड़ाई हमें पहले से दे रखी है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करते हैं इसको। लेंथ ऑफ कारपेट जो हमें दे रखी है तो टोटल कॉस्ट जितनी भी आई है उसको अगर हम रेट से डिवाइड कर दें तो हमें लेंथ ऑफ कारपेट मिल जाएगा। अब टोटल कॉस्ट यहाँ पे 36 रुपीज़ है, और यहाँ पे हमें पैसे में दे रखी है कॉस्टिंग इसकी 30 पैसे पर मीटर में, है ना। तो पैसे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3600 हो जाएगा। अपन में रेट हमें है 30 पैसे पर मीटर, ये रेट दे रखा है इसका, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो उसको 120 मीटर आ गया। ये है हमारी लेंथ ऑफ कारपेट। अब एरिया ऑफ कारपेट अगर हम देखें तो यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 120 मीटर, और ब्रेथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है 75 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ कारपेट निकाल रहे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे और डिवाइड बाय 100 इसलिए करेंगे ताकि वो दोबारा से किस में, रुपीज़ में आ जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे पैसे में निकाला था तो इसलिए हमें रुपीज़ में करने के लिए इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 100 करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रूम कितना हो गया, 90 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जितना एरिया कारपेट का लगा है उतना ही एरिया रूम का होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, 90 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ ऑफ द रूम अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें लेंथ से तो हमें ब्रेथ मिल जाएगा, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इस तरह से हम जो है 90 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 6 मीटर जो है हमारा आंसर निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया होऊंगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख ले, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर इज। किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका एरिया कितना होगा। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है हमें। तो यहाँ पे निकालेंगे √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, याद करना होगा आपको। √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, तो √3/4 मल्टीप्लाई 8 इंटू 8, √3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 8, क्योंकि 4 से जो है यहाँ पे आपको 8 जो है कटने को मिल जाएगा। आगे मिलेगा 16√3, तो 16√3 आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत इजी है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। ट्रिक कोई नहीं है इसमें, फटाफट से मल्टीप्लाई करके आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा 9988002, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 में जो है आपको सीरीज दे रखी है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, और ये nth नंबर तक जाएगा, nth नंबर तक जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको अंदर सॉल्व अगर हम करेंगे तो एलसीएम लेके हमें मिल जाएगा 2/3 पहले में, मल्टीप्लाई 3/4, फिर 4/5, इस तरह से चलता रहेगा, तो लास्ट में आ जाएगा n - 1 अपॉन में n। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको अब काटते चलेंगे तो हमें लास्ट में हमें बचेगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन n। समझ आ रहा होगा कैसे कटा है, 3 से 3 कट गया है, अगले वाले 4 से 4 कट गया है, इस तरह से आगे कटता रहेगा, और यहाँ पे लास्ट में बचेगा हमारे पास 2/n। तो 2/n इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 93 पे, what least number must be added to 1056 to get a number exactly divisible by 23। एक 23 से exactly डिवाइड होने के लिए 1056 में कितना नंबर, कम से कम कितना नंबर जो है ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमें डिवाइड करने पर जो है, अगर हम इसको डिवाइड करें 1056 को डिवाइड करें 23 से, तो हमें जो है कोएफिशिएंट मिल रहा है 45 और रिमाइंडर मिल रहा है 19। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें जो है 19 मिल जाएगा, मीन्स रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर क्योंकि जीरो नहीं है, सो 1056 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। तो 1056 जो है 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्या करना है, वी टेक नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 23 का नेक्स्ट मल्टीपल हम देखेंगे, तो नेक्स्ट मल्टीपल इज 46।
तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 46। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे करना क्या है 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से तो 1058 आ रहा है, 1058 आ रहा है, हमें नंबर दे रखा है 1056, नेक्स्ट मल्टीपल होगा 1058। तो हमें यहाँ पे जो है कि कम से कम कितना ऐड करना होगा, तो कम से कम हमें 2 यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एक एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 23 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इज लेस देन 55। द नंबर इज, बोल रहा है कि 31 से उतना ही बड़ा है नंबर जितना 55 से छोटा है, तो बताओ वो नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे लेट एक्स इज मच ग्रेटर देन 31 एज इज लेस देन 55, एक एक्स नाम की वैल्यू रखते हैं जो कि 31 से उतना ही बड़ा है जितना 55 से छोटा है। तो हमें करना यह है कि x जो है 31 से बड़ा होगा, तो x में से अगर हम 31 माइनस कर दें तो वो बराबर हो जाएगा 55 माइनस एक्स। दोनों टर्म्स जो हैं यानी LHS और राइट एच दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी, ये एक इक्वेशन तैयार हो गई। यहाँ पे हम इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 86 और x इक्वल टू 43, तो यहाँ पे 43 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 पे करेंगे टिक और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 80। किसी 2 नंबर के स्क्वायर का सम जो है 80 है, एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 36, और उनके डिफरेंस का स्क्वायर जो है 36 है। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज, तो उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट कितना होगा ये हमें पता लगाना है। लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई, हम 2 नंबर को लेट करते हैं x और y होगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है और यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर बड़ा होगा, हम मानते हैं कि यहाँ पे x जो है बड़ा है y से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों नंबरों का स्क्वायर का सम जो होगा वो 80 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 80 है। उसके बाद बोला गया है द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस इज, उनके डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो 36 है। यहाँ पे 2 इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसी को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर जो है एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab इसकल टू 36, ये जो इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 दे रखी है, तो वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा क्या 2xy इक्वल टू 80 माइनस 36, एक्स वाई यहीं रहेगा और 80 माइनस 36 जो है हो जाएगा 44, और 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22, यानी x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 22 आ गया। और x और y अपने आप में ही एक प्रोडक्ट है अपने दोनों नंबर्स का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। इफ द 2 डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ मिस्टर मनोज आर रिवर्स्ड, अगर मिस्टर मनोज की 2 डिजिट जो हैं एज की उनको अगर हम रिवर्स कर दिया जाए, देन द न्यू एज सो ऑब्टेन्ड इज द एज ऑफ हिज वाइफ, तो नई उम्र जो हमें मिलेगी वो उसकी वाइफ की उम्र होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है 1/11 ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। बोला गया है कि उनकी एजेस का सम का 1/11 अगर निकाल दे तो वो बराबर होगा उनकी एज के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, इफ मिस्टर मनोज इज एल्डर दैन हिज वाइफ, अगर मिस्टर मनोज जो है अपनी वाइफ से बड़े हैं, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो उनकी एजेस का डिफरेंस कितना होगा वो निकालना है हमें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट अस टेक मनोज एज, मनोज की एज को अगर हम देखें तो 10x, मनोज की एज अगर हम अगर हम मनोज की एज लेट करते हैं 10x प्लस वाई, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में इसलिए लिया है क्योंकि वो 10th प्लेस पर है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें उसकी वाइफ की एज की तो उसकी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 10y प्लस एक्स हो जाएगी। द सम ऑफ देयर एजेस, अगर हम उनकी एजेस का सम निकालते हैं यानी 10x प्लस 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 11 और x प्लस वाई, 11 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, अगर हम उनकी एजेस का डिफरेंस निकाल देते हैं तो हमें मिलेगा क्या 9x माइनस 9y। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे 1/11 ऑफ द सम ऑफ द एजेस, अगर उनकी एज का जो सम है उसका जो 1/11 है वो उनके डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है किस तरह से आगे किया गया है। बोला गया है कि इनका जो सम निकला था यानी 11 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, इसका अगर हम 1/11 निकाल दें तो वो बराबर हो जाएगा उनके डिफरेंस के। इतनी बात समझ आई, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है 1/11 ऑफ देयर सम, 1/11 ऑफ देयर एज इज सम
इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई, 11 से 11 यहाँ पे जो है कट जाएगा आपका, और मिलेगा हमें x प्लस वाई इजकल टू 9, 9 जो कि कॉमन लेने के बाद आया, और x माइनस वाई जो है अंदर रह जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 8x माइनस इजकल टू 10y मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x बटे वाई इजकल टू 10 अपॉन में 8, यानी कि यहाँ पे x मिल जाएगा 5 और y मिल जाएगा 4, यानी x जो है यहाँ पे 5 के बराबर है और y जो है 4 के बराबर है। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे जो x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है 5 और 4, तो उनकी एज का डिफरेंस पूछा गया है। तो इनकी एजेस का डिफरेंस यहाँ पे निकला था 9x माइनस 9y, तो 9x माइनस 9y में अगर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, पुट करने के बाद हमें यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, 9 ईयर्स। तो 9 सालों का यहाँ पे जो है इनकी डिफरेंस है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बट ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, बट ध्यान से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4, जिसमें जो है सही आंसर आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, ये थोड़ा सा ईजी है। यहाँ पे दे रखा है 13.065 मल्टीप्लाई 13.065 माइनस 3.065 मल्टीप्लाई 3.065। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि दोनों डिजिट सेम है मल्टीप्लाई में? तो यहाँ पे इनका स्क्वायर बन जाएगा 13.065 का स्क्वायर माइनस 3.065 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। तो फॉर्मूले में लगा देंगे वैल्यू और आगे आपको आंसर मिल जाएगा 161.3, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन इज 40 ml ऑफ अ लीटर? 40 ml का लीटर में क्या फ्रैक्शन बनेगा? तो 1 लीटर में जो है 1000 ml होता है, ये हम सभी को पता है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 1/1000 ml। ओके, तो 40 ml को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 40 अपॉन में 1000 हो जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा 0.04 लीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 357 मैंगोज कॉस्ट ₹1517.25। अगर यहाँ पे 357 मैंगोज का जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो है 1517.25 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 49 डजन ऑफ मैंगोज? ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि मैंगोज पहले काउंटिंग में बताए हुए हैं, लास्ट में डजन की बात की है, तो डजन को जो है सॉल्व करना ना भूले, बच्चे यहीं गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे 49 डजन ऑफ मैंगोज पूछा है, 49 मैंगोज नहीं पूछा है। तो 49 डजन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर मिलेगा 588 मैंगोज। द कॉस्ट ऑफ 357 मैंगोज इज इक्वल टू ₹1517.25। अगर हम कॉस्ट दे रखी है 357 मैंगोज की, तो आगे हमें कॉस्ट निकालनी है कितने की? पहले एक मैंगो की अगर हम निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, टोटल जो रुपीज़ थे उसको डिवाइड करेंगे 357 से, हमें मिलेगा 4.25 रुपीज़। आगे द कॉस्ट ऑफ द 588 मैंगोज, यहाँ पे जो डजन से कैलकुलेट करके हमने निकाला था, 588 मैंगोज का कॉस्ट जो हमें निकालना है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो कॉस्ट आएगी हमारी कैसे? एक मैंगो की मिल चुकी है, 588 की निकालनी है, तो 4.25 को हमें 588 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही आंसर मिल जाएगा 2499। राइट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट मिलेगा 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। इसको जो है सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका जो है क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए, देन उसके बाद जो है धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे? ऊपर वाली डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली डिजिट को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन यू हैव टू डिवाइड इट। तो ऊपर वाली मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 9, नीचे वाली डिजिट मिलेगी, डिनोमिनेटर हमें मिलेगा 15, 625। इसको अगर हम अंदर सॉल्व कर दें तो 3 डिवाइडेड बाई 125 हमें मिल जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 0.024। देखने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन करोगे तो बहुत इजी है, बस मल्टीप्लाई की स्पीड आपको बढ़ानी होगी। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल गया होगा अब तक, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 101। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मैनी पैसे फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ ग्रुप सो एज इज द नंबर ऑफ मेंबर्स। किसी एक ग्रुप के मेंबर्स से, हर एक मेंबर से उतने ही पैसे लेने हैं जितने कि उस ग्रुप में मेंबर्स हैं। यानी कि अगर एग्जांपल से समझे तो अगर किसी ग्रुप में 5 मेंबर है तो हर मेंबर को 5-5 पैसे यहाँ पे देने हैं।
ठीक है। तो अगर इस तरह से हम स्टूडेंट्स जो है पैसे को कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है इफ़ द टोटल कलेक्शन अमाउंट्स टू रुपीज़ 22 रुपीज़ एंड 909 पैसा, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप इज। अगर यहाँ पे जो कलेक्शन हुई है पैसों की वो 22 रुपीज़ और 0.09 पैसे की कलेक्शन हुई है, तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि कितने मेंबर्स हैं ग्रुप में। तो मनी कलेक्टेड कितना हुआ है 22.09। इसको अगर हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पैसे में आ जाएगा ये 2209, ये पैसे में आ गया। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे 2209 का रूट ले लेंगे, तो 47 जो है यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। 102 वेरी इजी क्वेश्चन है, बॉड मास आपने बचपन में पढ़ा होगा। बॉड मास के हिसाब से पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है यहाँ पे 7 - 6, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 7 - 6 को करेंगे आएगा 1, और 1 को हम 8 से माइनस करेंगे तो आएगा 7, और 7 को जब हम 9 से माइनस करेंगे तो आएगा 2, और पूरे ब्रैकेट खुलने के बाद हमें क्या करना है माइनस माइनस को सॉल्व करेंगे, -7 आ गया, आंसर आ जाएगा प्लस का 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। इन अ फैमिली द फादर टुक 1/4 ऑफ द केक। एक फैमिली में एक फादर ने 1/4 हिस्सा जो है केक का ले लिया, एंड ही हैड 3 टाइम्स एज मच एज अदर हैड। बाकी लोगों से फादर के पास 3 गुना ज़्यादा है, जितना भी बाकी मेंबर्स के पास रेशो आया है उसका 3 गुना जो है ज़्यादा शेयर आया है फादर के पास। द टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज, तो टोटल मेंबर जो है फैमिली के कितने होंगे वो यहाँ पे आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो फादर का जो रेशो है 1/4 जो रेशो है वो बाकी रेशो का 3 गुना है। तो यहाँ पे बाकी का रेशो कितना होगा, तो बाकी लोगों का होगा 3/4। अगर 1/4 डैड ने ले लिया तो बाकी बचा हुआ कितना होगा 3/4। अगर हम इसका 3 नंबर ऑफ मेंबर्स को जो है एक्स से डिनोट करें तो उसको मल्टीप्लाई करने पर टोटल शेयर आ जाएगा, और 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा फादर का रेशो आ जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 36 = 4x, 36 = 4x, और 4x को अगर हम एक्स को अगर हम यहीं रहने देंगे 4 को जो है दूसरी साइड ले जाके डिवाइड में ले जाएंगे तो x = मिल जाएगा 9। अब यहाँ पे 9+1 इसलिए किया है क्योंकि फादर को इंक्लूड किया है, यहाँ पे जो +1 किया है वो फादर है, तो 9 मेंबर अदर हैं 1 फादर है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए 10। ध्यान देना है कि फादर को यहाँ पे इंक्लूड करना है जब टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हो जाएंगे 10, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। The monthly salary of A, B, C is in the proportion of 2:3:5। A, B और C की सैलरी की रेशो जो है वो 2:3:5 है। If C's monthly salary is 1200 more than that of A, then B's annual salary is। अगर C की मंथली सैलरी जो है 1200 रुपये ज़्यादा है A से, तो बताओ बी की एनुअल सैलरी कितनी होगी। ध्यान देना सी की मंथली सैलरी 1200 ज़्यादा है ए से, पर बी की यहाँ पे एनुअल बतानी है, मंथली नहीं बतानी, एनुअल बतानी है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अर्निंग ऑफ सी इज इक्वल टू 1200 मोर देन ए। जो सी की अर्निंग है वो 1200 ज़्यादा है ए से। रेशो जो है 2:3:5 का है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट अर्निंग ऑफ ए प्लस 1200 इक्वल टू अर्निंग ऑफ सी। हम कह सकते हैं कि ए की जितनी भी अर्निंग होगी अगर 12 से जोड़े तो वो सी की अर्निंग कहलाएगी, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं 5x, यहाँ पे 5x इक्वल टू 5x इसलिए लिया है क्योंकि सी की जो रेशो है वो 5 है, तो 5x जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, जो ए का रेशो है यानी 2x प्लस 1200। इज दैट करेक्ट। तो यहाँ पे हमें जो है एक इक्वेशन से बहुत बड़ी हेल्प हो गया है कि 5x - 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200, यानी 3x इक्वल टू 1200। अब यहाँ पे हमें जो है x मिल जाएगा कितना, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3x इज अ रेशो ऑफ बीज इनकम। 3x जो है अपने आप में b की इनकम है, तो b की इनकम हो गई 1200 रुपये। अब b की इनकम जो है 1200 निकली है वो मंथली है, यहाँ पे जो है मंथली इनकम है बी की। अब मंथली इनकम बी की निकल गई है तो ईयरली निकालने में कितना टाइम लगता है, 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से फटाफट बता देंगे 14,400 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। विनय गॉट थ्राइस एज मैनी मार्क्स एज इन मैथ्स एज इन इंग्लिश। इंग्लिश में जितने मार्क्स विनय को मिले हैं उससे
3 गुना ज़्यादा मार्क्स मैथ में मिले हैं। ध्यान देने वाली बात है, रिपीट कर रहा हूँ, विनय को जितने मार्क्स इंग्लिश में मिले हैं उससे 3 गुना ज़्यादा मैथ में मिले हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दिस मार्क्स इन मैथ एंड हिस्ट्री इज 4:3। अगर मैथ और हिस्ट्री का जो प्रोपोर्शन है मार्क्स का वो 4:3 का है। इफ हिज टोटल मार्क्स इन मैथ, इंग्लिश एंड हिस्ट्री आर 250, अगर टोटल मार्क्स यहाँ पे बता दिए हैं 250, व्हाट इज हिज मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे उसके। तो आइए सॉल्यूशन की ओर नजर मारते हैं। विनय गॉट 3 as many marks in maths as in science as in English। इंग्लिश में जितने मार्क्स मिले हैं उसका 3 गुना मैथ में मिले हैं। विनय मार्क्स इन मैथ इक्वल टू 3x, अगर हम इंग्लिश के x मान लेते हैं तो विनय के मैथ में कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। ओ सॉरी, विनयज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में कितने मार्क्स होंगे, तो मार्क्स इन इंग्लिश मल्टीप्लाई 3, यानी 3 मल्टीप्लाई मार्क्स इन इंग्लिश। तो 4x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ पे बोला गया है कि रेशो दे रखा है किसका, हिस्ट्री का और मैथ का, तो वो रेशो है 4:3। तो यहाँ पे 4 का रेशो और 3 का रेशो जो है मैथ और हिस्ट्री के बीच में, यानी मैथ का रेशो हो गया 4x और हिस्ट्री का 3x। और यहाँ पे जो है 4x जो कि मैथ का है वो किसके बराबर हो गया, 3 मल्टीप्लाई मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के जितने भी मार्क्स होंगे उसका 3 गुना। मार्क्स ऑफ द विनय इज इंग्लिश इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3। मार्क्स इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 4x को डिवाइड करेंगे 3 से तो वो मार्क्स मिल जाएंगे इंग्लिश के। मार्क्स ऑफ द मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री इक्वल 250, टोटल मार्क्स दे रखे हैं मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री के। तो यहाँ पे रेशो बन जाएगा किसका, मैथ में है 4x रेशो और इंग्लिश में है 4x डिवाइड बाई 3 और हिस्ट्री का है 3x, तीनों को जोड़ेंगे मिलेगा 250। इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 25x इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 3, यानी कि x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 और x मिल जाएगा 30। अब क्योंकि x हमें मिल गया तो जिसके भी मार्क्स पूछे बता देंगे। यहाँ पूछा गया इंग्लिश का रेशो था 4x डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 3। तो राइट आंसर इज द 40 मार्क्स। 40 मार्क्स इज इन द ऑप्शन ऑफ 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। 21 mango trees, 42 apple trees and 56 orange trees have to be planted in a rows such that each row contains the same number of trees, one variety only। 21 मैंगो ट्री, 42 एप्पल ट्री और 56 ऑरेंज ट्री को इस तरह से प्लांट करा है रोज में कि एक रो में एक ही तरह की वैरायटी होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ रोज इज इन विच द अबव ट्रीज मे बी प्लांटेड इज, तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने जो है हमें प्लांट करने पड़ेंगे। तो अगर हम HCF अगर हम इसका ले लें, अगर हम किसी भी केस में अगर हम मिनिमम की बात आ जाती है तो यहाँ पे HCF लेते हैं और मैक्सिमम में LCM लेते हैं। HCF ऑफ 21, 42, 56 आएगा तो 7 आ जाएगा। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैनी मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री आर 21/7 इक्वल टू HCF 21/7 कर देंगे। अच्छा, और एप्पल ट्री के लिए कर देंगे 42/7 और ऑरेंज ट्री के लिए कर देंगे 56/7। तो आंसर मिल जाएगा 3, 6 और 8। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 8 इक्वल टू 17। तो 17 रोज जो है चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। द मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। मेजरिंग रोड्स हैं, रोड की जो लंबाई दे रखी है आपको 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी वन ऑफ द अबव रॉड्स इज। तो लेंथ जो है कपड़े की कितनी होगी कम से कम, जो कि एग्जैक्ट जो है इस रोड से जो है नंबर हम यहाँ पे मेजर कर सकें। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, टू फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर टेक द एलसीएम ऑफ 64, 80 एंड 96 आर। तो यहाँ पे जो है तीनों का जो है एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हमें मिल जाएगा 960 सेंटीमीटर। और 960 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही मिलेगा और 3 पे आपको टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 108। In how many different ways can the letter of the word judge be arranged so that the vowel always come together। तो यहाँ पे vowel जो है हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो किस तरह के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं यहाँ पे कि जज में जितने लेटर्स हैं, लेटर को कितने तरीके से जो है हम अरेंज कर सकते हैं कि vowels जो है यहाँ पे एक साथ आए।
सो हेयर द वॉवल्स आर यू एंड ई, यहाँ पे वॉवल जो है यू और ई है जो कि एक साथ रहेंगे हमेशा। वी हैव टू कंसीडर टू लेटर्स एज अ सिंगल ब्लॉक, हम इन दोनों लेटर को जो है एक सिंगल ब्लॉक लेके चलते हैं। दैट इज इफ द लेटर जज हैज़ 5 ब्लॉक्स ईल अर्लियर हाउ देयर इज ओनली 3 + 1 ब्लॉक्स, यानी कि आप यहाँ पे 4 ब्लॉक्स काउंट करेंगे। पहले 5 लेटर्स थे, अब यहाँ पे हम 4 लेके चलेंगे क्योंकि यू और ई एक साथ ही रहेंगे, इसको हम एक ही ब्लॉक मानेंगे। नाउ दीज 4 ब्लॉक्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज इक्वल टू 24 वेज। तो यहाँ पे जो है 4 ब्लॉक्स को जो है कितने तरीके से करेंगे, 24 वेज से हम यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ द एलिमेंट इनसाइड द वॉवल ब्लॉक, अब वॉवल ब्लॉक के अंदर जो है यहाँ पे यू और ई, उनकी अरेंजमेंट भी बदल सकती है। कैसे, पहले यू फिर यू आ सकता है, या फिर पहले ई या फिर यू आ सकता है, या फिर पहले यू या फिर ई आ सकता है। इस तरह से अगर हम अरेंज करेंगे अंदर की तरफ तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो 24 × 2 हो जाएगा, यानी 48 तरीके से यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, यानी आंसर जो हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। 109 में बोला गया द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट इन अ रिंग इज, यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हैं कि 5 बॉयज और 5 गर्ल्स जो है एक रिंग में बैठ सकें, कितने तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। इफ n डिसिमिलर थिंग्स इज n-1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10, टोटल नंबर जो स्टूडेंट हैं वो 10 है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 10-1, ओके 10-1 इज इक्वल टू 9, तो 9 तरीके यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि 9 फैक्टोरियल। ओके, तो 2 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 110 की ओर। ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 ईयर्स, 800 रुपये 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट के साथ 920 रुपये अगर बन जाते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, अगर 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता है, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तो कितना अमाउंट जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट से जो है 920 रुपीज़ हो जाते हैं, 920 माइनस 800, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया 120 रुपये का। अब यहाँ पे रुपीज़ जो है 800 है, प्रिंसिपल जो है 800 है, टाइम यहाँ पे 3 साल दे रखे हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कितना मिला हुआ 120। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपको रेट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रेट 100 × 120% डिवाइडेड बाय 800 × 3, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेट कितना 5%। अब नया रेट क्या है, यहाँ पे 3% से बढ़ोतरी हुई है, यानी 8% हो जाएगा। नया रेट है 8%, पुराना था 5%, अब नया ऐसा ही कितना हो जाएगा, नया सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा 800, टाइम यहाँ पे हो जाएगा 3 साल, और इंटरेस्ट जो यानी रेट जो होगा आपका मिल जाएगा 8%, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 192। यहाँ पे पहले जो न्यू अमाउंट कितना था 800 प्लस में 192 जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 992, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 992। ठीक है, तो 3% इंक्रीज अगर होता है रेट, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 992 का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ए ट्रीज इंक्रीजेज एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट, जिसकी एक ट्री है जिसकी हाइट जो भी हो वो हर साल 1/8 जो है बढ़ जाता है, 1/8 रेशो से बढ़ जाता है। व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद उसकी हाइट कितनी होगी। इफ़ इट स्टैंड्स टुडे 64 सेंटीमीटर हाई, अगर आज उसकी हाइट जो है 64 सेंटीमीटर है तो उसकी 2 साल बाद कितनी होगी। इंक्रीज परसेंट जो है 1/8 ऑफ 100, यानी परसेंट में अगर हम इसको निकालेंगे तो 25% आ जाएगा। 25% की जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है हर साल, तो यहाँ पे जो है 2 साल बाद कितना होगा, तो 64 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 प्लस में 25%, डिवाइड करेंगे 2 × 100। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 64 × 9/8 × 9/8, तो 8.1 जो है यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 112। द एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, एक मैन की एज जो है उसके बच्चे से 4 गुना है। 5 years अगो, 5 साल पहले, द मैन वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, जो मैन था जो वो 9 साल बड़ा था, वो अपने बच्चे से 9 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, अब प्रेजेंट एज कितनी होगी, लेट द सन्स एज बी x ईयर्स, बच्चे की उम्र जो है x ईयर्स मानते हैं, और फादर्स एज जो है 4x, यानी कि 4 गुना बड़ा है तो 4x जो है मान लेते हैं। अब 4x - 5, अगर हम 5 साल पहले जाते हैं तो फादर की एज में से 5 माइनस होगा, और साथ ही साथ किससे
बच्चे की एज से भी 5 माइनस होगा, बट यहाँ पे कंडीशन बोल रखी है वो 5 साल पहले बच्चे की एज का 9 गुना था। तो यहाँ पे जो फादर की एज जो भी है 5 साल पहले, वो बच्चे की एज से 9 गुना था। तो यहाँ पे बच्चे की एज जो रही होगी x-5, उसका 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फादर की एज के बराबर हो जाएगा उस टाइम पर। तो 5x=40 हो जाएगा, x=8 आ जाएगा। तो प्रेजेंट एज मैन की कितनी हो जाएगी? 32 ईयर्स। ठीक है, 32 ईयर्स जो हो जाएगी। कैसे हुआ? 4x जो है एज है अभी, और उसको अगर हम 4 × 8 करेंगे तो 32 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। Pradeep spends 40% of his monthly income on food items and 50% of the remaining on clothes and convenience. यहाँ पे प्रदीप जो है 40% अपनी सैलरी का खाने पर उठा देता है और 50% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए में से 50% जो है क्लॉथ्स और कन्वीनियंस पे लगा देता है। ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, और जो बच जाता है एक्सपेंस करने के बाद उसका 1/3 सेविंग भी कर लेता है। ठीक है, इफ़ ही सेव्स 19,200 एवरी ईयर, अगर वो साल में 19,200 जो है बचा लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो मंथली इनकम कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। फूड आइटम पे 40% निकाल देता है, तो क्लॉथ्स और कन्वीनियंस पे कितना निकालेगा? बचे हुए 60% का 50%, यानी कि 40% फूड आइटम पे कर दिया, बचा होगा 60%। उस 60% का आधा यानी 50% क्लॉथ्स और कन्वीनियंस पे निकाल देता है, यानी 30% हो गया नॉर्मली। अगर रिमेनिंग बचे में से वो बोलता है रिमेनिंग जो बचा है वो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 40 और 30 को 100 से माइनस करेंगे तो 30% बचा। अब रिमेनिंग में से अगर 1/3 वो सेव करता है, तो रिमेनिंग में से अगर वो 1/3 सेव करने पर उसे 19,200 की सेविंग होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 30% 10% हो जाएगा, तो 10% यहाँ पे 19,200 होता है। तो अगर 10% 19,200 हुआ तो 100% कितना हुआ वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा कितना? 1,92,000। अब क्योंकि यहाँ पे मंथली इनकम कैलकुलेट करनी है, तो 1,92,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 16,000। तो 16,000 जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114। The income of a broker remains unchanged though the rate of the commission is increased from 4% to 5%. अगर कमीशन का रेट जो है 4% से बढ़कर 5% हो जाता है, तब भी ब्रोकर की जो इनकम है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे बोला गया है द परसेंटेज ऑफ स्लम्प इन बिजनेसेस, बिजनेस में कितने परसेंट का घाटा या स्लम्प रहा वो आपको बताना है। कि 1% से अगर हम बढ़ भी रहा है कमीशन रेट तो भी ब्रोकर को कोई जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्या क्या जो है स्लम्प जो है बिजनेस में आया है। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट द बिजनेस वैल्यू चेंज फ्रॉम ए टू बी, मानते हैं कि बिजनेस की वैल्यू जो है वो ए से बी में चेंज हुई होगी। देन 4% ऑफ ए का 4% जो है वो बराबर होगा 5% ऑफ बी, यानी बी के 5% से। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि 4A/100 इजकल टू 5B/100, यानी B=4A/5। चेंज इन बिजनेस में चेंज कितना रहा होगा, तो A-4A- यानी A-B की वैल्यू यहाँ पे 4A/5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा A/5। तो A/5 परसेंटेज स्लम्प इन बिजनेस में कितना परसेंट का स्लम्प आया होगा, तो A/5 डिवाइड बाई A मल्टीप्लाई 100%, तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। तो 20% यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। दोबारा से देख ले इस क्वेश्चन के आंसर को ताकि अच्छे से समझ आ जाए। मुझे पता है कि आपको ढंग से समझ नहीं आया, एक बार ध्यान से सॉल्यूशन को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115। इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 35% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। कम से कम जो है आपको 36% लाने हैं किसी एग्जामिनेशन में पास करने में। ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल्ड बाय 85 मार्क्स। अगर एक बच्चा 113 मार्क्स लाता है और डिक्लेयर हो जाता है कि वो फेल है 85 मार्क्स से, तो द मैक्सिमम मार्क्स आर, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 36% मार्क्स इजकल टू 36% मार्क्स कितना होगा, तो बच्चा जितना लाया 113 और जितने नंबरों से फेल हुआ वो दोनों को अगर हम जोड़ दें वो 36% होगा। तो यहाँ पे 36% मार्क्स मिल जाएगा 198 जो है 36% है अगर, तो 1% मार्क्स कितना होगा, तो 138 डिवाइड बाई 36 यानी 5.5। अब
1% अगर हमें मिल गया 5.5 तो 100% कैसे निकलेगा, 5.5 मल्टीप्लाई 100 इजकल टू 550, यानी कि टोटल मार्क्स जो होंगे मैक्सिमम मार्क्स वो आपका 550 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116 What percent of selling price would be 34% of cost price if gross profit is 26% of the selling price? सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट कॉस्ट का 34% होगा? ध्यान सुनो, कॉस्ट का 34% सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट होगा इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट जो है 26%, अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस पे 26% का हो रहा है। तो लेट एस पी इजकल टू 100, एस पी माना 100, प्रॉफिट होगा 26%, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 26 का। सी पी जो है आपका होता है एस पी माइनस प्रॉफिट, यानी कि 100 माइनस 26 यानी 74, सी पी मिल गया 74। एक्स परसेंट ऑफ एस पी इज 34% ऑफ सी पी, तो 100x डिवाइड बाई 100 इजकल टू 34% ऑफ 74, ठीक है। 100% ऑफ x इजकल टू 34% ऑफ 74, x निकल जाएगा 25.16%, तो x निकल जाएगा 25.16%, जो कि यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि कॉस्ट का जो 34% है वो सेलिंग प्राइस का 25.15% है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117 When the price of a toy was increased by 20%, अगर किसी टॉय का प्राइस जो 20% से बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड was decreased by 15%, तो नंबर ऑफ टॉयज जो है बेचे गए हैं वो डिक्रीज होता है 15% से। प्राइस अगर टॉय का 20% से बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेलिंग जो होता है टॉयज़ का वो डिक्रीज हो गया 15% से। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द शॉप, शॉप की सेल पर कितना जो है यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच टॉय बी 100 रुपीज़, हम मानते हैं कि किसी भी टॉय का एक स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग प्राइस था, एंड नंबर ऑफ ओरिजिनली सोल्ड बाय बी 100, और ओरिजिनल नंबर ऑफ सेलिंग जो है 100 मान लेते हैं। ओरिजिनली सेल प्रोसीड्स, ओरिजिनली कितनी सेल प्रोसीड हो रही थी, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ वाला टॉय 100 टॉयज़ यहाँ पे बिक रहे हैं, तो कितने का हो गया, 10,000 रुपीज़ की जो है सेल हो गई। न्यू सेल प्रोसीड्स कितनी है, 120 मल्टीप्लाई 85, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 20% से बढ़ गई है नंबर ऑफ टॉयज़ पे, प्राइस जो है 20% से बढ़ गया यानी 120% हो गया, 120 हो गया, और नंबर ऑफ टॉयज़ जो है 50% कम हो गया यानी 85 टॉयज़ बिके हैं। तो यहाँ पे सेल्स जो है नई वाली कितनी हो जाएगी, तो 10,200 की हो जाएगी। अब यहाँ पे कितने इंक्रीज बढ़ गया है, कितना परसेंटेज बढ़ गया है यहाँ पे, तो 200 बढ़ा है पहले से, और 200 बढ़ा है कितने का, तो 100 डिवाइड बाई 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 2%, तो 2% आपको क्या है, इंक्रीज परसेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 480, द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन 8%, कि एक शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का मुनाफा कमाता है। किसी आर्टिकल का MRP 480 है, एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी वो 8% का गेन कमा रहा है। इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी, अगर वो डिस्काउंट ना देता तो कितना परसेंट का मुनाफा कमाता। तो यहाँ पे जो है आपको देखना है सॉल्यूशन। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 480, therefore SP of an article is equal to 480 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 अपॉन 100। तो यहाँ पे जो है क्या बताया, 480 का जो है कितना 90% है, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 90% पे दे रहा है ना, तो 90% का डिस्काउंट 90% कितना हो गया इसका 432, यानी 480 रुपीज़ MRP है, 432 का वो दे रहा है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 432, और इसमें जो है फॉर्मूला लगा देंगे, क्या निकालेंगे, आर्टिकल का कॉस्ट निकालेंगे, कितना कर देंगे 8% का मुनाफा वो फिर भी कमा रहा है 432 में से, तो 432 का अगर हम 8% का मुनाफा निकाल दें तो यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगी हमें 400 की, तो 400 जो है हमारा कॉस्ट है मेन। प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट MRP, अगर MRP पे अगर बेचा जाता है यानी 480 का ही बेच दिया जाता तो कितना मुनाफा वो कमाता, ये है हमारा मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पे MRP 480 है, 400 इसकी कॉस्ट है जो हमने सॉल्व करके निकाली है, 80 रुपये का जो है प्रॉफिट होता अगर वो MRP पर बेचता। हैंस द प्रॉफिट परसेंट कितना होता, तो 80 ऊपर रखेंगे, टोटल है 400, यानी कॉस्ट जो है 400 है, इसका परसेंट निकालेंगे मल्टीप्लाई 100 करके, तो आ जाएगा कितना 20%, तो 20% का मुनाफा वो कमाता अगर वो MRP पे बेचता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 20%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 वेरी इजी है, एक को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके पता चल जाएगा 0.0010,
यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 120। एक कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स। 100 कार्ड में से एक कार्ड जो है रैंडमली पिक किया जाता है। नंबर 1 to 100, 100 कार्ड्स है जिनमें नंबर है 1 से लेकर 100 तक। द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ नंबर विच इज अ स्क्वायर इज, द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ नंबर विच इज अ स्क्वायर इज, तो स्क्वायर के प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो यहाँ पे कार्ड नंबर विच इज अ स्क्वायर इन अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100 इज, तो यहाँ पे नंबर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो 1 होगा, 1 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इस तरह से 100 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 केसेस जो है वो स्क्वायर के बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो 10 जो कि प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो ऊपर, और टोटल जो है 100 नीचे, ये 1/10 आ जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 पे इस पर टिक लगा देंगे, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे बढ़ते हैं 121 क्वेश्चन की ओर। 121 क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, अगर हर एक साइड क्यूब की डबल कर दी जाए तो वॉल्यूम के पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एज पहले है एक और वॉल्यूम निकला ए की क्यूब, अगर हम इसको डबल कर देते हैं यानी 2a कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2a की क्यूब यानी 8a की क्यूब। तो कितना फ़र्क पड़ा यहाँ पे? 8 का फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। इफ़ 3 पर्सन वेव्स 168 सॉल्स इन 14 डेज, अगर 3 लोग मिलकर 14 दिन में 168 सॉल्स को जो है बुनते हैं, तो यहाँ पे क्या, हाउ मैनी सॉल्स विल 8 पर्सन वेव इन 5 डेज, तो 5 दिन में 8 लोग मिलके कितनी सॉल्स को जो है बना सकते हैं? तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। 3 बंदे मिलके, 3 पर्सन मिलके जो है 160 सॉल्व को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं। सॉल्स आर वेव्ड इन 1 डे बाय द 3 मैन, 3 लोग एक दिन में कितनी करेंगे? तो यहाँ पे 12 करेंगे। सॉल आर वेवन इन 1 डे बाय द 1 मैन, एक आदमी एक दिन में कितनी करेगा? तो 4 को 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 4। अब 8 पर्सन विल वीव 4 into 8, 8 बंदे जो एक पर्सन जो है 4 सॉल्स को कर रहे हैं तो 8 पर्सन कितने को कर देंगे? 4 into 8 = 32 स्टॉल्स इन 1 डे। ठीक है, इतनी स्टॉल्स जो है एक दिन में करेंगे तो 5 दिन में कितनी करेंगे? 5 into 32 यानी 160 सॉल्स कर देंगे। तो 160 सॉल्स जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ मैन रोज एट 5 किलोमीटर पर आवर, अगर एक आदमी की, एक स्टिल वाटर में एक आदमी जो है रो यानी कि नाव को चलाता है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द करंट हिज रेट अलोंग द करंट इज, तो यहाँ पे, और अगर करंट की डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो करता है तो वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो पूछा है तो अलोंग द करंट इज, तो करंट के साथ कितनी होगी? यानी करंट के साथ साथ कितनी होगी? ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है यानी लहरें जा रही हैं उस डायरेक्शन में कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अ बोट और बोटमैन इज एक्स किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड जो है उसकी बोटमैन की जो है कितनी रखी है? किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर और स्ट्रीम, वाटर की जो स्पीड है वो v किलोमीटर पर आवर रखा। तो स्पीड अलोंग द स्ट्रीम, स्पीड जो है अलोंग स्ट्रीम के साथ कितनी हो जाएगी? u+v, यानी दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। स्पीड ऑफ करंट की स्पीड कितनी है? तो 5 जो कि मैन की है माइनस 3.5 जो कि अगेंस्ट में जाके है, तो 1.5 जो है स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी से जो है इसका डिफरेंस जो है आ गया है। सो द स्पीड ऑफ मैन अलॉन्ग द करंट के साथ में कितनी हो जाएगी? तो 5 प्लस में 1.5 हो जाएगी यानी 6.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। A train 270 meters long is moving at a speed of 25 km per hour. It will cross a man coming from the opposite direction at a speed of 2 km per hour in. तो यहाँ पे जो है 270 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, अगर वो किसी आदमी को जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है किसी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उस आदमी को कितने टाइम में जो है वो कवर कर लेगी, क्रॉस कर देगी, ये आपको पूछा गया है।
स्पीड ऑफ मैन है 2 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो आ जाएगा 5/9 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 125 मीटर 125 अपॉन में 18 मीटर पर स्क्वायर निकल जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 5/9 प्लस में 125/18। ठीक है, ये आपकी जो है रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी, यानी दोनों को ऐड करके जो पूरी टोटल स्पीड मिलेगी। इसको सॉल्व करने पर आएगा 135/18 का मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो 227 डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कितना करना है 270 मीटर कवर करना है। टाइम कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 270 अपॉन में स्पीड कितनी है 135/18 थी, 18 जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा आएगा कितना 365। टाइम हो गया 365, तो 365 जो है यहाँ पे क्या आएगा, द ट्रेन विल क्रॉस द मैन इन 36 सेकेंड्स, तो 36 सेकेंड में कितना आ जाए 36.5 आया, तो 36 सेकंड जो है यहाँ पे लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 125 टू पाइप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 मिनट्स। एक्स और वाई दो पाइप हैं जो कि एक सिस्टर्न को फिल करते हैं 24 मिनट्स में एंड 32 मिनट्स में रेस्पेक्टिवली, यानी एक्स जो है 24 मिनट लेता है और वाई जो है 32 मिनट लेता है इसको फिल करने में। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ अगर दोनों को ओपन करते हैं, देन आफ्टर हाउ मच टाइम वाई शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। वाई को कितने टाइम बाद बंद करना पड़ेगा ताकि वो टैंक जो 18 मिनट में जो है फिल हो जाए। लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी 96 यूनिट्स। 96 यूनिट्स जो है हम मान लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी होगी किसी टैंक की। ए फिल्स 96 डिवाइड बाई 24, ए जो है फिल करेगा 96 डिवाइड बाई 24, यानी कि 4 यूनिट्स पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में 24 यूनिट और 4 यूनिट जो है यहाँ पे फिल करेगा। और बी की बात करते हैं 96 डिवाइड बाई 32, यानी कि 3 यूनिट्स पर मीटर जो है यहाँ पे फिल कर देगा। लेट द टाइम फॉर विच बी इज ओपन इज एक्स मिनट। टाइम जो है यहाँ पे देखते हैं कि बी कब तक जो है ओपन रहेगा, वो एक्स मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो 4 × 18 + 3 × x, 4 को जो है 18 मिनट तक करना है और 3 को जो है x मिनट तक करना है, तो तभी जो है 96 यूनिट पूरी फिल हो जाएगी। तो 3x = 96 - 72, यानी कि 3x = 24, x यहाँ पे आ जाएगा 8 मिनट, तो x कितना आ जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट तक जो है x को चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको एक पाई चार्ट दे रखा है जिसको हमें कैलकुलेट करके 126 से लेकर 130 तक के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है 35%, कॉस्ट ऑफ पेपर 16%, मिसलिनियस 4%, रॉयल्टी 15%, एडवर्टीजमेंट चार्जेस है 18% और बिंडर्स चार्जेस हैं 12%। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, व्हाट शुड बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेपर। कॉस्ट ऑफ द पेपर का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होगा, तो यहाँ पे जो है 360 डिग्री जो है 100 के बराबर होती है, तो 16% कितने के बराबर होगा, तो 16% को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल सी बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 360 × 16 डिवाइडेड बाय 100, तो 57.6 जो है यहाँ पे डिग्री का एंगल बनेगा, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 में इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज 17,500 द रॉयल्टी इज। अगर प्रिंटिंग की कॉस्ट दे रखी है 17,500 तो रॉयल्टी की कितनी होगी, तो अगर हमें यहाँ पे प्रिंटिंग की जो परसेंटेज है वो 35% है और 35% अगर 17,500 के बराबर है, तो यहाँ पे पूछा गया है रॉयल्टी का कितना हो, तो रॉयल्टी का 15% है, तो रॉयल्टी का 15% कितना हो जाएगा, तो निकाल देंगे हम इसको, तो 7,500 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, इफ़ द मिसलिनियस चार्जेस आर 6,000 द एडवर्टीजमेंट चार्जेस आर, बिल्कुल पीछे की तरह है। मिसलिनियस चार्जेस जो है 4% है वो 6,000 के बराबर है, तो एडवर्टीजमेंट चार्जेस जो कि 18% है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 6,000 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 18 डिवाइड बाई 4 से, तो आंसर मिल जाएगा कितना 27,000। तो हैंस द रिक्वायर्ड एडवर्टीजमेंट चार्जेस आर 27,000, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हमारा सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं। इफ़ 5,500 copies are published, miscellaneous expenditure amount to ₹1848 and publisher's profit is 25%, then marked price of each copy is।
अगर 5500 कॉपीज़ जो है पब्लिश होती हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है 1848 रुपये, तो और पब्लिशर का प्रॉफिट है इसमें 25% का। तो बताओ MRP यानी मार्केट प्राइस जो है ईच कॉपी पर कितना होगा। तो यहाँ पे 4% जो है अगर 1848 के बराबर है, जो कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 4% दे रखा है, तो 4% अगर 1848 के बराबर है तो 100% होगा कितना, 1848 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो मिल जाएगा 46,200। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक बुक पे, तो 46,200 डिवाइड बाय 500 यानी 8.4%। और मार्केट प्राइस ऑफ ईच कॉपी कितना हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 125 कितना पब्लिशर का प्रॉफिट लगा के हुआ है यहाँ पे डिवाइड बाय 100 यानी 10.50, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द एडवर्टीजमेंट चार्जेस बाय। रॉयल्टी जो बुक पर है वो एडवर्टीजमेंट चार्जेस से कितना कम है। तो यहाँ पे रॉयल्टी जो है 15% है कॉस्ट का, जबकि एडवर्टीजमेंट जो है 18% है कॉस्ट का। तो कितना हो जाएगा द रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो यहाँ पे चेंजेस कितना है, 3% का चेंज है, 3 ऊपर रखेंगे। और एडवर्टीजमेंट के रेस्पेक्ट में पूछा कि कितना लेस है रॉयल्टी में। तो एडवर्टीजमेंट के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो नीचे रखेंगे 18 और इसका परसेंटेज निकालेंगे 16/2/3 आ जाएगा। तो 16/2/3 इज द ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कंप्लीट वीडियो आपने देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाइक जरूर करें, हमारा उत्साह बना रहता है ताकि आगे की वीडियोस जल्द से जल्द लेकर आएँ। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।